साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। आज के सेशन में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। सार्क का पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी दक्षिण एशिया के देश। टोटल 8 देश हैं दक्षिण एशिया में, 8 देश हैं, जिसमें से हमारा देश भारत है। ये आप देख पा रहे होंगे, भारत का मैप है। एक बार मानचित्र में देख लेते हैं 8 देश कौन कौन से। संभवतः आप सब जानते होंगे, भारत का पड़ोस भी है, ये भारत के सारे पड़ोसी देश भी हैं। ठीक है, तो नंबर 1 यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान है, नंबर 2 आपका पाकिस्तान है, नंबर 3 आपका नेपाल है, नंबर 4 आपका भूटान है, नंबर 5 आपका बांग्लादेश है, नंबर 6 यहाँ पे भारत है ही, और नीचे 2 देश है, 7 नंबर पे श्रीलंका और 8 नंबर पे मालदीव। ये सार्क है आपका, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है आपका ये। ठीक है, दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय सहयोग संगठन आपका है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1885 को। स्थापना हुई 8 दिसंबर 1885। ओ माफ करेगा, 18 नहीं भैया, 1985। 1885 तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर में। 1985 में देश की आज़ादी के बाद ही भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत अपने क्षेत्रीय दक्षिण एशिया में सहयोग के विचार को लेकर के ये पूरा का पूरा काम किया। पहले इसमें 7 संस्थापक देश थे, और 7 संस्थापक देश थे इसमें, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान नहीं था शुरुआत में, अफगानिस्तान को बाद में जो है इसका हिस्सा बनाया गया। अच्छा, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल में। इसका मुख्यालय, सार्क हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल में। सार्क हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। अब देखिए अल्टीमेट ये बनाया क्यों गया, क्या कारण था कि सार्क को बनाया गया, इसके पीछे इस संगठन के कार्यक्षेत्र क्या थे, किस लिए? चूंकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात है, तो सबसे पहली चीज है मानव संसाधन विकास और टूरिज्म। देखिए आसपास में दिए सारे देश एक साथ जो है व्यापार करने लग जाएं, ट्रेड करने लग जाएं, एक दूसरे की समस्या को सुलझाने लग जाएं, तो निश्चित तौर पे इनको समस्या नहीं होगी। तो इसके अल्टीमेट संगठन के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ कार्य लिखूंगा, आप लोग भी इन कार्यों को लिखेगा। पहला है मानव संसाधन विकास, जो आमतौर पे मानव संसाधन विकास इस पूरे रीजन का, चूंकि भारत इसमें सबसे बड़ा देश है, तो भारत की बहुत बड़ी जवाबदेही थी इस पूरे क्षेत्र को लेकर। पहला मानव संसाधन विकास, दूसरा है पर्यटन, आपस में टूरिज्म को बेहतर करना, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा है आपका आर्थिक व्यापार और वित्त। आर्थिक व्यापार एवं वित्त, आर्थिक व्यापार एवं वित्त। चौथा है आपका गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, इस पूरे क्षेत्र से गरीबी को खत्म करना। शायद अभी तक ये पूरा क्षेत्र बहुत विकसित हो जाता, श्रीलंका और पाकिस्तान को ये दिन नहीं देखना पड़ता जो दिन कोरोना के बाद देखे जा रहे हैं, लेकिन सार्क अप्रासंगिक हो गया। उसका कारण क्या था? पाकिस्तान, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। ऊर्जा, परिवहन, ठीक है, एक दूसरे की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखना। तकनीकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इस क्षेत्र में काम करना। लेकिन पाकिस्तान के अपने हितों ने इस पूरे क्षेत्र के, तभी हमने बिम्स्टेक को अल्टरनेटिव के तौर पे रखा है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? शिक्षा, सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, सुरक्षा। और क्या हो सकता है? संस्कृति, आपसी संस्कृति को आपस में जोड़ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। तो ये सारे सहयोग के क्षेत्र हो सकते थे।
संगठन के कार्य क्षेत्र हो सकते थे जिन क्षेत्र में इनको काम करना होगा। अल्टीमेट देखो, कोई भी संगठन बनता है तो उस संगठन का एक गोल तो ये होता है कि जब हम एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देंगे, उनके लोगों के जीवन में गुणवत्ता का सुधार करेंगे, इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि करेंगे, सामाजिक प्रगति करेंगे, सांस्कृतिक विकास करेंगे और यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करेंगे, उनकी क्षमताओं का आकलन करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, आपसी विश्वास बहाली करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, सामाजिक प्रगति करेंगे, सांस्कृतिक प्रगति करेंगे, तकनीकी प्रगति करेंगे, विज्ञान एवं क्षेत्र में आपसी सहयोग करेंगे। तो ये अल्टीमेट हमारा प्रयास था पूरा का पूरा इस पूरे संगठन को इस्टेब्लिशमेंट करने में। विकासशील देशों के साथ सहयोग मजबूत करेंगे, जो अन्य कंट्री हैं सब यदि एक साथ 8 देश रहे, ये आप देखिए अमेरिका यही पॉलिसी लेके चल रहा है आज के टाइम पर, नाटो को मजबूत करता जा रहा है ना, और नाटो के माध्यम से अपने हितों को साध रहा है। तो यदि हम एकजुट रहते, एक साथ रहते, तो चाहे चाइना होता पड़ोस में, अब देखो पाकिस्तान चाइना की गोद में जाके बैठ गया है, बीच बीच में चाइना इन सबको भी छेड़ता रहता है, श्रीलंका के साथ भी यही हालत कर दी उसने। तो यहाँ पे क्या है ना, हस्तक्षेप बहुत हो गया। एक तो चाइना को पसंद नहीं आया, चाइना चाहता है इस क्षेत्र में फूट बनी रहे कभी भी। तो यहाँ पे जो एक उद्देश्य नहीं रहे, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के उद्देश्य थे, वो उद्देश्य और लक्ष्य एक जैसे नहीं रहे, लक्ष्य आपसी हितों पर केंद्रित हो गए, है ना। अब आपसी हितों में कैसे केंद्रित, एक दूसरे के डिस्प्यूट सुलझाने का मंच बना लिया गया सार्क को, और एक दूसरे के जब डिस्प्यूट सुलझाने का मंच कोई भी बन जाता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे ये देशों की विदेश नीति में एक जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। कोई भी संगठन हो, कोई भी मंच हो, वहां पर समस्याओं का समाधान जहां पे द्विपक्षीय मामलों से करना, वहां बहुपक्षीय मंचों पर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आपके किसी रिश्तेदार के साथ आपकी क्या है, अनबन है, मान लीजिए कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, या मान लीजिए आपके परिवार में ही आपसी अनबन है और आप किसी बड़े कार्यक्रम में गए हैं जहाँ पे सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए हैं, वहाँ पे वो रिश्तेदार या परिवार के सदस्य भी आपके पहुँच जाते हैं, तो वो पता चला वहाँ पे उस मुद्दे को उठा के बैठे, गए थे शादी में, अब मुद्दा दूसरा उठा दिए, जमीन विवाद का उठा दिए, कोई भी इशू हो सकता है। तो जब ऐसे मुद्दे होंगे तो फिर क्या करोगे आप, धीरे धीरे उसको, भाई यदि आपको कोई समस्या है तो आप सीधा बताइए, आप सीधा डिस्कस करिए, यही बात है ना। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या, आप सीधा डिस्कस करिए। लेकिन जब बात होती है कि आप ये बात घूम के आ रही है कहीं और से, तो चीजें फिर बिगड़ जाती हैं आपकी। चीन देखो, चीन के प्रभाव में नहीं फंस जा रहे, चीन को पता है कि यहाँ पे सफल नहीं होने देना इस संगठन को। ये एक साथ हो गए तो फिर कहीं ना कहीं पे चीन के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पे उभर सकता है। तो ये तो एक डिप्लोमेसी है उसकी कि इस पूरे क्षेत्र को कर्ज में डुबा दो। यहाँ पे अब देखो, अफगानिस्तान पे अमेरिका ने गेम खेल रखा है, ठीक है। वैसे अमेरिका ने गेम खेला तब जब यहाँ पे ओसामा बिन लादेन का जन्म हुआ, और ये सब अमेरिका और रसिया के द्वारा इसको पूरा मंच बना दिया गया, युद्ध क्षेत्र बना दिया गया। तो ये क्षेत्र अशांत रखा गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरी तरीके से अशांत क्षेत्र है, इसको भी अशांत रख दिया गया। अब यहाँ तो पैसा ही नहीं है, यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इसको पाकिस्तान को अमेरिका और चीन दोनों ने मिलकर बर्बाद किया। तो ये तो बर्बादी के कगार में आ गया है आज के टाइम पे, इनके पास कुछ नहीं बचा है। रहा बात नेपाल है, तो नेपाल में चीन का हस्तक्षेप है। नेपाल नहीं चाहता कि भारत के साथ, वो माफ करिए, चीन नहीं चाहता कि भारत के साथ नेपाल के अच्छे टर्म्स रहें। भूटान में वो लगातार हस्तक्षेप करता है, यहाँ पे आएगा, डोकलाम वाले रीजन पे आ जाएगा, कई जगहों पे आ जाएगा, तो वो लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी भूटान भारत के पक्ष में है। बांग्लादेश की हालत भी खराब है। बांग्लादेश में जैसे ही खालिदा जिया की पार्टी की सरकार आती है, अभी तो अवामी लीग की सरकार है, जब शेख हसीना की सरकार होती है तब तो स्थिति ठीक रहती है, लेकिन जब विपक्ष की सरकार आती है, यहाँ पे खालिदा जिया की सरकार आती है, तो यहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। तो कंडीशंस, और श्रीलंका की हालत खराब हो चुकी है, चीन का हस्तक्षेप है। मालदीव के बारे में आपको पता होगा, मालदीव भी वही हालत में है। तो आप सार्क की हालत समझ सकते हैं, ये चीन के प्रभाव में है, ये चीन के प्रभाव में है, पाकिस्तान चीन के प्रभाव में है, नेपाल चीन के प्रभाव में है, बाकियों को अमेरिका ने खा रखा है। तो हो चुका विकास इस क्षेत्र का, कैसे हो पाएगा बताइए। यहाँ पे विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र विदेश नीति नहीं होने के कारण से ये सभी के सभी परेशान हैं।
एक तो ये पहली बात सबके सब सामान्य, एक तो टेररिस्ट यहाँ पे आतंकवादी, अफगानिस्तान में आतंकवादी सरकार ही आज के टाइम पे तालिबान की सरकार है। पाकिस्तान के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर रीजन पे खूब बड़े स्तर पे, और भारत में अशांति और अराजक माहौल पैदा करने के लिए पूरी एक प्लानिंग रहती है। बांग्लादेश के द्वारा भी यही स्थिति है, यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेटेड होकर के नॉर्थ ईस्ट पूरे रीजन को अशांत रखते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश जो है ना कहीं पे ना तो अपना विकास कर पा रहे हैं, अपना तो बर्बादी के तौर पे ही है, और भारत के लिए भी चुनौती बने रहते हैं। जब आपका पड़ोस अशांत होता है, पड़ोस में आग लगी होती है ना, तो आप फिर शांति के साथ नहीं सो सकते हैं। आप बताइए कैसे सो पाओगे? पड़ोस में आग लगी और शांति के साथ आप सो कैसे सकते हैं? तो भारत की स्थिति बहुत जो है बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने जैसी है। तो ये आपको समझना है सार्क को लेकर के, ये सामान्य जानकारी है आप लोगों की। अब देखिए सार्क में जो है एक आपका इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ करता था, अब वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं हो रहा है काफी लंबे समय से। जब से पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हुए हैं तब से जो है स्थिति अच्छी नहीं रही है। अफगानिस्तान देखो, शुरुआत में 7 सदस्य थे, अफगानिस्तान को हमने 2005 में जोड़ा है। अफगानिस्तान कब जुड़ा है? 2005 में। 2005 में अफगानिस्तान हिस्सा बन के 8 सदस्य देश बने हैं इसमें टोटल। तो यहाँ पे अब कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं होता है। पहले शिखर सम्मेलन हुआ करता था, ठीक है। पहले राष्ट्र प्रमुख एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, बातचीत करते थे, विदेश सचिवों की बैठक हुआ करती थी, लेकिन वो सारी चीजें अभी रुक चुकी हैं और ये पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो चुका है, ठीक है। भारत ने बहुत सारी चीजें इसको लेकर के प्लान की थी। भारत इस क्षेत्र के विकास को लेकर काम कर रहा था, लेकिन अभी भी कंडीशंस खराब है ना। अब इसको जुड़े हुए कुछ अन्य पक्ष जो होंगे मैं आने वाले सेशंस में पढ़ाऊंगा। पहले मैं सार्क और बिम्स्टेक दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से सार्क के जो है सार्क के अप्रासंगिक होने पर बिम्स्टेक हमारे लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पे है। पिछले सेशन कल मैंने आपको बिम्स्टेक बताया था जिसमें 7 देश थे। 7 देश कौन कौन से थे? बंगाल की खाड़ी के जुड़े हुए देश, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नीचे श्रीलंका और इधर नेपाल और भूटान। ये टोटल 7 देश आपके इसके अल्टरनेटिव के तौर पे हैं। लेकिन तब भी आप देखो पाकिस्तान एक बड़ी आबादी वाला देश है, इसके साथ रिलेशन हमारे सामान्य नहीं है, और चाइना का प्रो चाइना पॉलिसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित रखती है और भारत के खिलाफ चलती है। देखो चाइना कुछ नहीं कर पाएगा भारत का, कारण क्या है? यदि वो अरुणाचल प्रदेश को छेड़ेगा तो हमारे पास तिब्बत है, ताइवान है। अभी चाइना 1 चाइना 2, चाइना खुद आग में बैठा हुआ है। पहली बात तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, सबसे पहली बात समझिए। आज डिक्टेटरशिप की बात आज बहुत सारे लोग करते हैं। पहले चाइना पे बात करके दिखाओ ना, लेकिन चाइना ने ग्रो कितने बड़े लेवल पे किया है। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बस ये मान लीजिए। लेकिन चाइना 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम के तहत चलता है। जिस दिन चाइना भारत के क्षेत्रों को लेकर के विवाद करेगा, भारत को लेकर करता ही है बीच बीच में, चाइना बड़ी मात्रा, मतलब ये चीज आप लोगों ने देखा होगा, सोनम वांगचुक का एक भी आरोप भी था कि लद्दाख क्षेत्र में चाइना काफी अंदर तक आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना जो है लगातार कई सारे अपने बयानबाजी करता रहता है। मैकमोहन रेखा को लेकर के तो विवाद है ही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के विवाद है। और कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा क्या है ना कि हमारे मन में भी ना एक दोहरी पॉलिसी रहती है, लेकिन ये भारत वो भारत नहीं है। आज हमारी सेनाएं बहुत सशक्त हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है, सेना का आधुनिकीकरण भी किया है, हमारे पास एक बहुत बड़ी सेना है। तो चाइना कभी सीधा नहीं फंसेगा भारत से। अब वो बीच बीच में बस उकसाता रहेगा भारत को, वो चाहता है कि थोड़ा उकसाता रहे तो भारत डिस्टर्ब रहे। लेकिन जब कभी भारत को लगेगा तो हम तिब्बत को स्वीकार नहीं करें, तिब्बत को स्वतंत्र देश मानने लग जाएंगे, हम हांगकांग को स्वतंत्र देश मानने लग जाएंगे, हम मकाओ को स्वतंत्र देश मानने लग जाएंगे, हम ताइवान को स्वतंत्र देश मानने लग जाएंगे। और जैसे हम ये करेंगे वैसे तिलमिला जाएगा। उसको पता है कि नब्ज भारत के, दलाई लामा भारत में ही है ना, हम इंडिपेंडेंट देश घोषित कर देंगे, दलाई लामा को राष्ट्राध्यक्ष बना देंगे, लो भैया। तो ये इतना आसान नहीं है, चाइना इतनी आसानी से भारत के साथ नहीं भिड़ेगा। हाँ, बीच बीच में वो उकसाता रहता है, उसको पता है कि कहीं ना कहीं पे भारत को थोड़ा सा डिस्टर्ब रखना है। तो इतना आसान नहीं है, वो भारत नहीं है ये।
लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारी आप लोग मानसिकता यदि देखते हो ना, जब बात पाकिस्तान की आती है तो हम तुरंत आ जाते हैं कि हम एयर स्ट्राइक कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, हमने कर भी दिया है ना। एलओसी की बात आ जाती है, भारत तुरंत एक्शन में आ जाता है, आप लोग के मन में भी ये लगता है कि अरे कर डालेंगे। लेकिन जैसे ही एलओसी की बात होती है, चाइना की बात होती है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की बात होती है, कभी अच्छा ये बात हुई कि हम पीओके ले लेंगे, इसको लेकर संसद पे भी कई बार बयानबाजी हुई है कि पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर, लेकिन कभी सीओके पे बात हुई है कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या होगा, उस पर हम शांत रहते हैं। क्योंकि चाइना को लेकर के अभी भी भारत जो है ना बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करता, वो हमारे आज एक बराबर एक शक्ति बन के खड़ा हुआ है। और यदि भारत को कोई चुनौती दे पाएगा और या चीन को कोई चुनौती दे पाएगा तो यही एक दूसरे के देश है। जितनी बड़ी आबादी चाइना की है उतनी ही बड़ी आबादी भारत की है। अच्छा, आपको यदि ये लग रहा हो कि चाइना की लैंड ज्यादा है तो कोई फायदा नहीं है उस लैंड का, उसकी आधे क्षेत्र में ही आबादी रहती है। हमारे यहाँ तो पूरे क्षेत्रों में आबादी का निवास स्थान है, लेकिन चाइना का पूरा क्षेत्र रहने योग्य नहीं है। उसके आधे से ज्यादा क्षेत्र में चाइना के जो तटीय क्षेत्र है ना, जो पूर्वी चीन सागर वाला क्षेत्र है, दक्षिण चीन सागर वाला क्षेत्र है या येलो सागर वाला क्षेत्र है, उसी तटीय क्षेत्र पे ही ज्यादातर लोग रहते हैं, ज्यादातर आबादी रहती है उसकी। ये तो तिब्बत वाला एरिया और इधर तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, रहने योग्य ही नहीं है आपका पूरा का पूरा। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्थिति को लेकर आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है सार्क को लेकर के कुछ बातें थी। मैं सार्क को लेकर के आगे भी आने वाले सेशन पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलिए।